अब हमें उन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी डेफिनेशन, आपसे पूछी जाती है एज इट इज, तो आप याद रखना। टॉपिक है आपका डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। तो आप क्या बोलोगे? अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग is causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles। सर इसमें होता क्या है? अस्थमा बीमारी है एक। अस्थमा में हमने पढ़ा है कि जो हमारे लंग्स है सर, उस लंग्स में यहाँ पर जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड कर जाता है किसमें? ब्रोंकाई में सर। सर कब? सर T5 लेवल पे। सर थोरेसिक का जो 5वां नंबर का वर्टिब्रा है वहां पे जाके हमारी जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड करगी। ब्रोंकाई, उसी को हम ब्रोंकस बोल देते हैं, और यही आगे जाके डिवाइड करती है किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब सर मान लो ये नॉर्मल बनी हुई है एनाटमी, लेकिन एनाटमी के लिए नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन सर अगर ये पाइप मान लो सकरा हो जाए, ये सकरा हो गया सर, तो यहां से जो पहले एयर जा रही थी वो अब ज्यादा जाएगी नहीं। यहां से जो एयर जा रही है वो अब नॉर्मली जाएगी नहीं, कम जाएगी पहले के कंपैरिजन में। तो उस आदमी के जो फेफड़ों की एलोलाई होगी उसमें कम एयर पहुंचेगी, और कम पहुंचेगी तो उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो हुआ क्या? इसलिए लिखा हुआ है इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत है। कॉजिंग वीजिंग, वीजिंग मतलब साउंड। कई लोगों के नाक से सब सांस लेते तो आवाज आने लगती है। क्यों? ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ गई। कहाँ आ गई सर? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। डायग्रामेटिकली एक बार देखें, ये ह्यूमन बीइंग के फेफड़े हैं बेटा। हमारा ये क्या है? ये रहा सर ट्रैकिया, इसको विंड पाइप बोलते हैं। ये सर हमारा ब्रोंका है, ये दिख रहा सर ब्रोंका है, दो पार्ट में टूट गया। इसके बाद क्या है सर? ब्रोंक्यूल्स है, ये देखो ब्रोंक्यूल्स बनी हुई है, ये ब्रोंक्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। ये हमारा पूरा एक लंग्स है। अब इसमें क्या बोला गया, जो हमारे लंग्स में ये नॉर्मल ब्रोंक्यूल है, देखो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये नॉर्मल है, यहाँ से काफी ओपन है। लेकिन इसी के बगल में जब किसी को अस्थमा हो जाएगा तो उस कंडीशन में देखो ये कैसा हो गया, देखो अस्थमा ब्रोंकियल में कैसा हो गया, देखो कितना सकरा हो गया। अब ये इतना, पहले ये इतना ब्रॉड था, अब ये इतना सकरा होगा तो एयर कम जाएगी। दूसरा यहाँ पर इस अस्थमा में एयर कम जाने की वजह से उस पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। दूसरी चीज, अस्थमा कंप्लीट हो गया। अस्थमा की एक डेफिनेशन है, निट 2015 की पूछी हुई डेफिनेशन है। उसमें क्या आई थी? उसमें ये आई थी कि अस्थमा जो है ना, ये एक एलर्जिक कंडीशन है। तो पेपर में क्या आएगा? पेपर में सर ना आपको लिखी आ जाएगी डेफिनेशन कि ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड एज ए अस्थमा। लेकिन इस बार अस्थमा की जो डेफिनेशन आई थी उस टाइम पे वो ये नहीं आई थी। अस्थमा की डेफिनेशन कुछ ऐसी आई थी। अस्थमा, इसमें लिखा हुआ है इट इज एन एलर्जिक डिजीज। ये इंपॉर्टेंट है, एलर्जिक डिजीज दैट result from spasm of smooth muscle। स्पाज्म मतलब थक जाना। जो स्मूथ मसल है हमारे
ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स की, वो क्या है, थक जाएंगी। एलर्जी कंडीशन क्या, कोई लोग रोड से घर से बाहर निकलते हैं डस्ट से एलर्जी है, किसी को खेतों में जाओगे तो पोलन ग्रेन से एलर्जी है, कोई जाए तो किसी को मान लो कोई केमिकल पड़ा तो उस केमिकल से एलर्जी है, मतलब डिफरेंट टाइप की चीजें जो होती है उनसे उनको एलर्जी होती है। तो ये अस्थमा की डेफिनेशन 2015 का नीट का क्वेश्चन था। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में होता क्या है सर? अब एम्फाइसेमा में आप बेसिकली याद रखेंगे, लिखा है कि एम्फाइसेमा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नीट वालों का पूछा जाना, और आपके बोर्ड लेवल पे ये वाली डेफिनेशन बहुत बार पूछी हुई है। लिखा है एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक का मतलब होता है बेटा लंबी बीमारी, एक साथ में नहीं होती है ना। जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, तुरंत आ गया है ना, किसी के ब्रेन हेमरेज होना है अचानक हो जाएगा, लेकिन ये क्रोनिक है, लंबी बीमारी होती है जिसका ट्रीटमेंट ना किसी ने पहले नहीं लिया, अब धीरे धीरे वो बीमारी बहुत बड़ी हो गई, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक। लिखा है एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक को आप सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पुरानी बीमारी भी है, ओल्डर डिजीज। ओल्डर मतलब पुरानी बीमारी, इन विच एल्यूलर एल्यूलर वॉल्स आर डैमेज। जो एलुलाई पड़ी थी फेफड़ों के एंड में, जो एलुलाई थी वो डैमेज हो जाती है एम्फाइसेमा में, ड्यू टू विच द रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, जिसकी वजह से फेफड़ों का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज कर जाएगा, एंड इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दी दिस इज बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं उनमें सांस लेने की बेटा बहुत ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है। जो लंबे समय से अगर वो सिगरेट पी रहे हैं, बहुत ही लंबे समय से पी रहे हैं, तो वो लोग थोड़ी देर के लिए अगर उल्टे भी लेट जाए गए हैं उनमें बिस्तरों पे, तो बेटा वो सांस नहीं मिलेगी उन लोगों को, उनके फेफड़े सही से काम नहीं कर पड़ेंगे करेंगे, क्यों? क्योंकि उनके एलुलाई डैमेज हो गई है। अब एलुलाई डैमेज हो गई तो गैसेस गैसेस नहीं मिलेगी, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो एम्फाइसेमा है क्या? एम्फाइसेमा सर एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है सर। सर इट इज ए, इसमें होता क्या है सर, इसमें एलुलर वॉल जो होती है ना, एलुलाई एंड में एलुलाई जो होती है सर, वो जो होती है ना वो डैमेज हो जाती है सर। उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो डैमेज होगी तो सर जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। अगर सर रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो गया तो इसका मेन रीजन कौन है सर? सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट पीने वाले लोगों में ज्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। नाउ सर, लिखा था ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या? जिन लोगों का जो व्यवसाय होता है, काम होता है, मान लो किसी के फादर जो है पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी के फादर जो है सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी के फादर जो है वो शीशे की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो इसका भी एक फर्क है कि हर किसी के फादर जो है अलग अलग चीजों में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग जो होते हैं पत्थरों को तोड़ने के उसमें काम करते हैं, तो अलग अलग चीज में या कोयले की फैक्ट्री में काम करना सर उनको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल। जैसे बोलते हैं, आपसे पूछा था होगा कभी कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब व्यवसाय का क्या है, काम काम क्या है आपके पापा का, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या बोला गया है? इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्रिडिंग, ग्रिडिंग मतलब तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना, ऑफ स्टोन ब्रेकिंग सो मच द डस्ट इज प्रोड्यूस, तो उनमें क्या होगा, डस्ट प्रोड्यूस होगी, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कॉप विद दिस सिचुएशन, तो हमारी बॉडी उस सिचुएशन से कॉप मतलब लड़ नहीं पाएगी, और लड़ नहीं पाएगी तो आपको अलग अलग टाइप की बीमारी होने को देखने को मिलेगी। इसमें क्या लिखा है सर? लिखा हुआ है लॉन्ग एक्सपोजर। लॉन्ग एक्सपोजर मतलब लंबे समय तक अगर कोई आदमी उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, कैन गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन बेटा, स्वेलिंग, एंड लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है? और टिश्यू बनना, और टिश्यू बनना, वो डैमेज हो गए,
अब वहां पे और टिश्यू बनेंगे, और टिश्यू बनेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। तो हुआ क्या, इसमें लिखा है द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड thus causing the serious lung damage। उसमें उस पर्सन को फेफड़ों में बहुत तगड़ा डैमेज होगा। एंड वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज विच वियर प्रोटेक्टिव मास्क। लेकिन बेटा ये इंडिया है, इंडिया में बहुत कम लोगों को रेस्पिरेटरी, मतलब आप सिंपल सी बात है ना, मास्क लगा के अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर कोरोना वाला आपके सामने बैठा है तो मास्क आपको बचा लेगा, लेकिन इतना नहीं है कि उस 100% बचा ले, सिम्टम तो जरूर देके जाएगा। तो मास्क लगाने से जो भी डस्ट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको तो दिक्कत होनी है ना बाद में उस केमिकल से। उन पर्सन्स के जो लंग्स होते हैं वो थोड़े कम काम करते हैं दूसरों, मतलब वो अगर कोई अच्छा काम कर ले, मेहनत का वैसा काम कर लेंगे तो उनका सांस फूलने लग जाएगा, थोड़ी देर में दम घुटने लग जाएगा अगर थोड़ी देर के लिए रूम बंद करके रख दोगे तो। सर ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि उनका ऑक्यूपेशन जो है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी चैप्टर इज ओवर।